वेलकम टू जेडी के मैथ्स। मैं जितेंद्र। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है समांतर श्रेणी। पार्ट 5 का नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की इंट्रोडक्शन की क्लास पहले ले चुके हैं। ये क्लास नंबर दूसरी है। तो इस क्लास नंबर दूसरी में प्रश्नावली 5.1 का हम सभी सवालों को सॉल्यूशन करके बताएंगे बहुत आसान विधि से। तो इसको सॉल्यूशन करने से पहले एक बार आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास देख लेना है। उस क्लास में हम सभी प्रकार के सूत्र, जितने सूत्रों का इस पूरे चैप्टर में प्रयोग करना है, जिस जिस चीजों का इस पूरे चैप्टर में प्रयोग करेंगे, उन सभी चीजों को हम क्लियर कर चुके हैं पहले वाली क्लास में। तो उस क्लास की लिंक डली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस क्लास को देख लेना। अगर अभी तक भी त्रैमासिक पेपर का टाइम टेबल नहीं मिला है और ब्लू प्रिंट भी नहीं मिला है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए भी लिंक पड़ी है, तो उसको भी देख लेना है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्नावली 5.1। तो 5.1 की प्रश्नावली का पहला वाला सवाल के ऊपर बात करेंगे हम। पहले का जो पहला वाला सवाल है प्रश्नावली 5.1। 5.1 की प्रश्नावली का पहला सवाल है, 1 किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया है। प्रथम 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया लगता है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए लगता है। तो सवाल को समझने की कोशिश करना है। एक टैक्सी है जिसको प्रथम किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने के लिए 15 रुपये किराया लगता है। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये किराया लगता है। इसके बाद जब वो उससे ज्यादा चलती है तो उसे 8 रुपया अतिरिक्त किराया लगता है। तो इसमें एपी बनाना है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो क्यों, इसको आपको बोर्ड पर लगा के हम बताएंगे। तो इस सवाल की तरफ आगे सॉल्यूशन की तरफ बात बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि प्रथम किलोमीटर का किराया हल, सवाल आपको मैंने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले कह रहा था को प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया किराया लगता है। तो हमने देखा जो दिया गया है, हमने लिख दिया प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है जो उसमें बताया। और अतिरिक्त अगर जितनी भी गाड़ी चलती है उसका 8 रुपया किराया लगता है। तो अतिरिक्त किराया 8 रुपया लगता है। अतिरिक्त किराया 8 रुपया अतिरिक्त किराया लगता है उसको, अगर वो उससे ज्यादा चलती है। तो 15 रुपये लगता है 1 किलोमीटर के लिए। और श्रृंखला किस प्रकार से बनेगी, हर एक में 8 रुपया जोड़ देना है 15 रुपया के बाद। तो यहाँ श्रृंखला किस प्रकार 15 रुपये लगता है 1 किलोमीटर के लिए। 8 जोड़ दिए तो 23 और 8 जोड़ दिए तो 31 और 31 में 8 जोड़ दिए तो 39 डॉट 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 डॉट, कितना भी 8 रुपए जोड़ दिया। अतिरिक्त जितना भी किलोमीटर चलेगी उसके लिए 8 रुपए लगते जाएंगे। इसके बाद अगर इसे चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, वो पूछा था कि समांतर श्रेणी बताना, और अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो हमने यहां कर दी ए बराबर कितना है 15 और डी बराबर कितना है 8। जी हमें उसका अंतर दिया नहीं गया है पर हमें इसको निकालना है। तो हमने देख लिया ए बराबर 8। फिर D1 का मान निकालेंगे जब, तो कितना निकलेगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 को हम पहले ही बिल्कुल एग्जाम्पल प्रूफ बता चुके हैं पहले वाली क्लास में। तो D1 का मान कितना है, D1 बराबर A2 का मान 23 और A1 का मान 15। तो यहां से D1 बराबर 23 में से 15 घटेंगे तो बचेगा 8। इसको 2 या 3 स्टेप तक चेक कर लेना है। अगर 8 ही 8 सबका अंतर आता है तो ये समांतर श्रेणी बन जाती है। फिर देखा हमने कि D2, तो D2 का मान ज्ञात करने के लिए A3 माइनस A2। तो D2 का मान ज्ञात करेंगे तो A3 का मान है 31 और माइनस के 23। 31 में से 23 घटा दिए तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ये तो पहले ही पता था क्योंकि प्रत्येक 8 किलोमीटर के लिए प्रत्येक अतिरिक्त किराया लगता है 8 रुपए। 1 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त चलेगी तो 8 रुपए लगता है, तो वो तो पता ही था। यहाँ देखो अंतर आ गया 8 यानी ए का मान आ जाता है, ए का मान आ जाता है 15 और डी का मान आ जाता है 8। तो इसलिए यह समांतर श्रेणी बन रही है। तो आपको कर देना है एपी है।
या समांतर श्रेणी है। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो पहले का सॉल्यूशन पूरी तरीके से हो गया है पहले वाले सवाल का। अगर पहला सवाल का सॉल्यूशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर ठोक देना है। ठीक है, इसका अंतर समान है इसलिए समांतर श्रेणी बनती है। अगर अंतर समान नहीं होता है तो समांतर श्रेणी नहीं बनती है। फिर करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ बात। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा, पहले का दूसरा सवाल है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की जो शेष हवा बचती है उसका 1/2 भाग बाहर निकाल देती है। तो कोई बेलन मतलब सिलेंडर, कोई सिलेंडर जिसमें हवा जितनी भरी रहती है उस हवा का 1/4 भाग वो बाहर निकाल जाता है एक बार में। शेष हवा का 1/4 भाग क्या होगा, इसको कर देते हैं हम साफ करेंगे। दूसरे सवाल, दूसरा वाला सवाल आपको मैंने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक बेलन है जिसमें जो हवा भरी है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक बेलन है तो मान लेंगे एक ही बेलन होगा, 4-5 तो बेलन होंगे नहीं। बेलन मतलब सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर। तो सबसे पहले दूसरे प्रश्न की तरफ बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न का हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न मैंने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसको हल किया हमने तो क्या मानना पड़ेगा, एक सिलेंडर। अगर दिया नहीं गया है तो एक सिलेंडर तो मानना ही पड़ेगा। माना एक बेलन तो बराबर में कितना हो जाएगा, 1। तो बेलन को हम L मान लेते हैं, L T1 का मान आ जाता है 1। जब T1 का मान 1 अपन ने मान लिया है तो हवा कितनी निकलती है बाहर, हवा निकाली कितनी जाती है, 1/4 निकाल दी जाती है हवा बेलन में से बाहर, 1/4 हवा निकाल दी जाती है। इसके बाद जब हवा 1/4 निकाल दी जाती है तो T2 का भी देख लो। T2 बराबर 1 हवा बाहर निकल जाती है तो 1/4 भाग T2 का मान इतना आ गया। इसके बाद हमने इसको कैलकुलेशन किया तो 4 एकम 4 और यहाँ देखो 4 का एलसीएम 4 आ गया। यहाँ 1 मान सकते हैं तो 4 में से जाएगा 1 तो बचेगा कितना, 3/4। तो T2 का मान 3/4। अब जब इतनी सिलेंडर में अभी भी गैस बची है 3/4, अब 3/4 गैस बची है, इसमें से भी 1/4 बाहर गैस निकल जाती है। तो कितना हवा निकली, कितनी है इसकी हवा निकाली कितनी जाती है, 3/4 गुणे 1/4 तो कितना आएगा 3/16। तो अब कितना निकल गई हवा, 3/16। टोटल हवा निकल गई है 3/16। जब 3/16 हवा निकल जाती है तो फिर T3 का भी देख लो। देखना है कितनी हवा निकल सकती है इसमें से। तो हमने देखा कि जब 3/16 हवा निकल चुकी है तो 3/4 माइनस 3/16 इतना ही होगा। ये हवा इतनी गैस सिलेंडर में बची थी, इतनी हवा गैस सिलेंडर में अभी भी शेष रह गई थी तो उसमें से हमने इतना भाग निकाल दिया। तो अब बताना है कि अब हवा में तो सिलेंडर में कितना भाग शेष अभी भी बचा है। तो शेष 16 आ जाता है एलसीएम। यहां से कितनी बार, 4 × 12, 12 में से जाएंगे 3 तो कितना बचेगा, 9/16। तो अब सिलेंडर में हवा बची है 9/16 भाग। सिलेंडर में हवा का 9/16 भाग बचा है और इस 9/16 भाग को बचा है जो इसमें से भी 1/4 भाग अभी भी निकाल देना है। हवा निकाली कितनी जाती है, हवा निकाली जाती है कितनी, 9/16 और इसमें से भी 1/4 अभी भी निकाल दी जाती है तो 9/64। इतना आपको क्लियर। तो ये हवा इतनी निकल जाती है, पूरी तरीके से ये हवा इतनी निकल जाती है 9/64। अब अगर 9/64 निकल जाती है, इस प्रकार अपन सवाल कितना भी बड़ा बना सकते हैं। तो हमने यहाँ से एक बार और निकाल लिया काय का, T4 का मान निकाल दिया, T4 तक निकाल दिया है। तो T4 के लिए 9/64 और 9/16 तो 9/16 हती हवा पहले और उसके बाद उस शेष हवा बची थी 9/16 और कितनी निकल गई अभी 9/64 हवा बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार 64 एलसीएम आ जाता है। तो कितना होता है, 16 चौको 64 तो 4 नाम 36 और यहाँ पर 9 तो कितना बच गया, T4 का मान बच जाता है 27/64। इतना आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। 27/64। तो श्रृंखला कैसी बनेगी, अब श्रृंखला बनाना है तो 1 आ गया, 1 के बाद 3/4 आ गया, हवा निकाली है 3/4 और T3 का मान आ गया 9/16 और T4 का मान आ गया 27/64।
64। इस प्रकार से श्रृंखला बन जाती है। इतना आपका लिख गया है, अगर इतना देख लिया तो कॉपी में इतना नोट कर लेना है, और अगर नोट नहीं किया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। इसको हम यहां से हटा देते हैं। पद कितना आ गया था? पद आ गया था हमारा, श्रृंखला बनानी है। अब श्रृंखला, तो श्रृंखला बनानी है तो पहले 1 आ गया था, फिर 1/4 आ गया था, और 1/4 की बात कितना आ गया था अपना? 3/4। इतना कितना आ गया था? 1 आ गया था, एक के बाद 3/4 आ गया था, और 3/4 की बाद आ गया था 9/16, और 16 के बाद आ गया था 27/64। ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ दिख जाएगा। इस प्रकार से कुछ श्रृंखला बन जाती है आपकी। जब इस प्रकार की श्रृंखला बन जाती है, ये आपकी श्रृंखला बन के तैयार हो जाती है। मेन आंसर इसका यही होगा, क्योंकि श्रृंखला पूछ रही है। तो जब ये श्रृंखला बन जाती है तो ये बताना है कि एपी है या नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लिया करो। तो फिर देखा हमने कि ए का मान कितना निकला, यहां से ए का मान निकला 1, और अब डी का मान आपको ज्ञात करना है, तभी आपको बनेगा। समान अंतर आता है तो श्रृंखला है, और नहीं तो श्रृंखला नहीं है। तो D1 का मान कैसे निकालेंगे? D1 का जब मान ज्ञात करना हो तो सूत्र लगा देते हैं आप A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का सूत्र लगाया तो देखा अपन ने कि A2 का मान कितना है? 3/4 और माइनस का 1। तो D1 का मान कितना निकलेगा? 4 एकम 4 एलसीएम, और 3 का 3 और माइनस के 4। तो यहां से कितना आ जाता है? माइनस का 1/4। जी आपको बात समझ में आ रही होगी। जब माइनस का 1/4 आ जाता है यहाँ पर इसका डिफरेंस, ठीक है। फिर एक पद और निकाल लो, अगर माइनस के 4 ही आते हैं तो भैया श्रृंखला बन जाएगी, नहीं तो फिर श्रृंखला नहीं बनेगी। तो D2 का मान निकालेंगे तो कितना है? A3 माइनस A2। D2 बराबर A3 का मान है 9/16, और A2 का मान है 3/4। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद देखना है कि D2 बराबर 9/16, और तो एलसीएम आ जाएगा 16, तो 9 का 9 हो जाएगा, माइनस में 4 चौको 16, यानी 4 3 12, यानी D2 बराबर आ जाएगा माइनस के 3/16। जब माइनस के 3/16 आ जाता है इसका अंतर, तो ये आपको पता होना चाहिए माइनस के 3/16। माइनस के 3/16 और 1/4 कहीं बराबर दिख रहे हैं आपको? अंतर कहीं भी बराबर नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर इतना लिख गया हो तो इसको भी आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके नीचे इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अतः समांतर श्रेणी में, अतः एपी में, समांतर श्रेणी का मतलब एपी होता है, अतः एपी में अंतर, अतः एपी में सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः एपी नहीं है, एपी नहीं है, अतः यह श्रृंखला नहीं है। जे इसका आंसर हो जाता है। तो पूरा अगर समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले के तीसरे की तरफ। तो इसको हमने हटा दिया। अब पहले का तीसरे की तरफ बात करेंगे। तो पहले का तीसरा आपको मैंने स्क्रीन पर कुछ सवाल नजर आ रहा होगा, या फिर आप अपनी बुक लेके बैठे हो तो अपनी बुक में उस सवाल को पढ़ लेना है। अगर तीसरे वाला सवाल देखना है, पहले का तीसरा, तो पहले का सवाल तीसरा देखना है। क्लास में अगर अभी हो आप तो आपको आखिरी तक रुके ना, क्योंकि अगर क्लास में आप पूरी तरीके से बने रहते हो तो आपको सभी सवाल बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। फिर तीसरा वाला सवाल देखना है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जब प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर भी देखना है। वो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए होती है, 150 रुपए है। और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपया बढ़ा दी जाती है, यानी 150 से 200 कर दी जाती है बाद में। तो सवाल इस प्रकार का है कुछ। अब इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए लगते हैं कितने रुपया? प्रथम मीटर की खुदाई के लिए हल प्रथम मीटर की खुदाई के लिए, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए
प्रथम मीटर की खुदाई के लिए कितनी लागत लगती है? खुदाई के लिए लागत 150 रुपए, 150 रुपए लगती है प्रथम मीटर की। और इसके अतिरिक्त जब खुदाई होती है बाद में, तो बाद की खुदाई के लिए, दूसरे मीटर की खुदाई के लिए लागत कितनी लगा दी जाती है? प्रथम मीटर के लिए लगती है लागत 150 रुपए, और बाद की खुदाई में, बाद की खुदाई में, खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। ठीक है, प्लस में लिख दिया हमने, बढ़ा दी जाती है 50 रुपये बाद की खुदाई के लिए। इसके बाद देखेंगे हम जो प्रथम दिन के लिए लगी है 1 मीटर, 1 मीटर प्रथम दिन की 1 मीटर खुदाई के लिए लगता है 150 रुपए। फिर दूसरे दिन के लिए कितना लगेगा? दूसरे दिन की खुदाई, दूसरे दिन की खुदाई के लिए, अब प्रथम दिन के लिए जब लग जाती है 150 रुपया, तो दूसरे दिन के लिए 50 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, तो 150 प्लस 50 यानी 200 रुपए लगेंगे दूसरे दिन की खुदाई में। फिर तीसरे दिन की खुदाई में कितना लगेगा? तीसरे दिन की खुदाई के लिए, तीसरे दिन की खुदाई के लिए पर जब पहले दिन के लिए 50 बढ़ाए तो तीसरे दिन के लिए ही बढ़ाएंगे। अब दूसरे दिन लगे थे 100 रुपए, यहाँ दूसरे दिन लगे थे 200 रुपए, फिर तीसरे दिन कितने लगेंगे? 250 रुपए लगेंगे। प्रत्येक दिन 50 रुपए बढ़ा दिया जाता है बाद में, उसके बाद। तो इस प्रकार से हमने 3 तक ज्ञात कर लिया। तो हम श्रृंखला क्या बना देंगे? श्रृंखला बना देंगे 150, 200, 250, 300, इस प्रकार से डॉट 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 कर देंगे। इस प्रकार से श्रृंखला बन जाती है। जब इस प्रकार से श्रृंखला बन जाती है तो श्रृंखला को पे जांच भी करना है। जब श्रृंखला की जांच करना है तो ए का मान कितना है? यहाँ से 150, और डी का मान हमें देखना है। अगर डी का मान समान आ जाता है तो यहाँ समांतर श्रेणी बन जाती है, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं बनती है। तो डी का मान देखने के लिए हमने सबसे पहले एक बात को ध्यान रखना है कि D1 का मान क्या होता है। D1 का जब मान निकालते हैं तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 का मान जितना लिखा है यहाँ से, तो A2 का मान लिखा है 200 और A1 का मान लिखा है 150। तो D1 का मान कितना आ जाएगा? यहाँ D1 का मान आ जाता है 50 रुपए, D1 का मान 50। फिर D1 का मान जब 50 आ जाता है तो यहीं साइड में, नीचे जगह नहीं है तो हम बगल में लिख देते हैं D2 बराबर A3 माइनस A1। A3 माइनस A1 जब कहीं लिखा मिल जाए तो A3 का मतलब होता है तीसरा वाला पद, तो A3 मतलब 250 रुपए और A2 मतलब 200 रुपए। तो D2 बराबर आ जाता है 50 रुपए। तो इसका अंतर पर हमेशा 50-50 आ रहा है। अतः कर देना है यहाँ अतः, यहाँ से सवाल हो जाता है पूरी तरीके से सॉल्व। अतः AP है, अतः AP है। AP क्यों है? क्योंकि इनका सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। तो A का मान कितना आ गया? A का मान आ गया हमारा 50 और D का मान आ जाता है हमारा, A का मान आ जाता है हमारा, A का मान आ गया हमारा 150 और D का मान आ गया हमारा 50, और यही इसका आंसर हो जाता है। ये इसका आंसर है। तो वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद देखते हैं हम पहले का चौथा वाला सवाल। तो पहले का चौथा वाला सवाल देखेंगे। पहले का चौथा वाला इतना लिख गया है तो इसको साफ कर दें या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद देखेंगे पहले का चौथा सवाल। तो पहले का चौथा वाला सवाल दिया गया है ब्याज पर आधारित। तो अब आपसे अगर ब्याज का सूत्र बनता है, किस ब्याज का? चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बनता है तो इस सवाल को चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार सूत्र के माध्यम से सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो सवाल देखेंगे। सवाल दिया गया है खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन का मतलब है सबका जोड़, जितना ब्याज आता है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी 10,000 रुपए उसने डाले हैं खाते में और 1 वर्ष का ब्याज मिलना है उसे 8%। 8% का मतलब होता है 100 रुपए पे 8 रुपए मिलना है 1 साल में।
अब 100 पे एक 100 रुपए पे मिल रहा है उसे 8 रुपए, तो 1000 पे मिलेंगे 80 रुपए और 10,000 पे मिलेंगे 800 रुपए। जी आप आसानी से ध्यान कर सकते हो। जब चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है तो ब्याज का ब्याज और ब्याज का ब्याज मिलता है। गांव में बोलते हैं ब्याज तो ब्याज, ब्याज भी दे जाओगे, तो मतलब ब्याज का ब्याज और ब्याज भी मिलेगा इसमें। ठीक है, फिर देखेंगे हम पहले का चौथा नंबर का सवाल। तो सबसे पहले देखना है हमें कि वहां पर ब्याज क्या है। तो पहले वर्ष की राशि तो हमने देखी कि पहले मूलधन कितना था, उसका मूलधन दिया था 10,000, 10,000 था मूलधन। और ब्याज कितना मिलता था, इसे ब्याज मिलता था 8%, 8% वार्षिक दर से, वार्षिक 8% वार्षिक दर से। अगर वार्षिक दिया गया तो वर्ष में एक बार मिलेगा ब्याज, पूरी साल का इकट्ठा। ऐसा नहीं कि महीने पर मिलेगा, महीने पर नहीं मिलेगा। इसके बाद देखेंगे हम पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि। पहले वर्ष की राशि 10,000 थी, 10,000 थी। पहले वर्ष की राशि 10,000 थी। 10,000 में अगर 8% की दर से ब्याज मिलता है तो कितना हो जाएगा, 8% की दूसरे वर्ष की पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। अब दूसरे वर्ष का, पहले वर्ष तो जो ब्याज मिलेगा वो दूसरे वर्ष में काउंट होगा, पहले में तो काउंट हो नहीं जाएगा। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, एक बार हम इसे डब्बे में यहां बंद कर देते हैं। डब्बे में बंद कर दिया हमने, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे होता है 100। इस प्रकार का सूत्र होता है, इसे याद कर लेना है। हमने देखा कि मूलधन दिया था 10,000 रुपए और 8% की दर से एक साल में मिलना था और 100 बटे में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 100 का हुआ 8 में गुणा तो कितना निकला यहां से 800 रुपए। तो 800 रुपए मिलता है ब्याज एक साल में। अब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक 800 रुपए। अब दूसरे वर्ष की राशि, अब दूसरे वर्ष की राशि भी तो पूरी बताने पड़ेगी। दूसरे वर्ष की राशि कितनी है, मेन राशि होती है 10,000 में जोड़ दिए 800। 10,000 में जब 800 जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे, 10,800। 10,800 रुपए टोटल इसके हो जाते हैं, 10,800 रुपए। 10,800 रुपए एक साल में ब्याज मिला उसे 800 रुपए। फिर तीसरे वर्ष का ब्याज, फिर तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब ज्ञात करेंगे तो वही वाला सूत्र लगा दिया हमने। तो कितना आ गया, 10,800 गुणे 8 गुणे 1 और बटे में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 108 में अगर 8 का गुणा कराएंगे तो 864। ठीक है, 864 आ जाता है। तो तीनों वर्ष का आप जो उसको मिश्र धन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि। तीसरे वर्ष की राशि कुल मिलाकर कितनी हो जाती है उसकी, 10,800 और प्लस में कर देते हैं 864। जब इन सबको जोड़ दिया तो कितना, 11,664, 11,664, 11,664 आ जाती है। इस प्रकार से अब निकल आई है अपने पहले वर्ष की और दूसरे वर्ष का और ये तीसरे वर्ष का। इस प्रकार से 3 वर्षों का कुल उसका मिश्र धन निकल आया, कितना रुपए मिलेगा। इस प्रकार से श्रृंखला यहाँ बन सकती है। 2-3 पद होने चाहिए श्रृंखला में, तभी श्रृंखला बनती है। तो यहाँ साइड में देख लेना है श्रृंखला। तो श्रृंखला देखिए हमने कि 10,000, 10,800, 11,664 डॉट 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 डॉट, कितनी भी आप इसे ज्ञात कर सकते हो। फिर जब श्रृंखला बन जाती है तो वो बोल रहा है कि इसमें समान अंतर है कि नहीं, जी आपको ज्ञात करके बताना। अगर जी नहीं बताते हो तो ये समांतर श्रेणी नहीं मानी जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ देखा कि इसको जांच करेंगे तो ए का मान कितना निकला, 10,000 और डी का मान हमें बताना है। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1।
तो D1 बराबर A2 का मान है 10,800 माइनस के 10,000। तो यहां से कितना निकला D1 का मान 800। ये बात ध्यान रखना। फिर D2 का मान A3 माइनस A2। तो D2 का मान कितना होगा 11,664 माइनस 10,800। 10,800 किया तो D2 बराबर कितना आ जाएगा 864 दिख तो रहा होगा आपको 864। अगर दिख नहीं रहा तो हम बोल रहे हैं तो बोल कर आपको समझ लेना 864। इस प्रकार से पूरा सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। जब यहाँ देखा कि अंतर सेम नहीं है, यहाँ पर 800 है और यहाँ पर 864 है, तो इनका अंतर सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं होगी, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। पर समांतर श्रेणी क्यों नहीं होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहां तक इतना हो गया, तो यहां से लिख गया हो तो हम थोड़ी सा इसे साफ कर देंगे। तो साइड में यहाँ ऊपर देख लेना है। जब ऊपर हम यहाँ साइड में बता रहे हैं इसका आंसर, ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले क्या देखा, समांतर श्रेणी में अंतर नहीं, तो एपी नहीं है। अब एपी नहीं क्यों नहीं है नहीं है, तो इसमें लिख देना है यहाँ लिख देना सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाता है। तो वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बढ़ते हैं हम पहले के जो दूसरे सवाल है। पहले के चारों सवालों का हम सॉल्यूशन इस प्रकार से सभी तरीके से बहुत ही सरल तरीके से इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पहले के सभी सवाल सॉल्व हो गए। अब हम दूसरे के में 4 सवाल हैं, तो इन चारों सवालों को अगली क्लास में कवर करेंगे। तो अगली क्लास में बने रहना है आपको। और आपको वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो की दूसरा वाला जो वीडियो है उसको भी देख लेना है, और पहले जो इंट्रोडक्शन की क्लास है उसको जरूर देख लेना है। आप अगर इंट्रोडक्शन की क्लास में 20 से 25 मिनट बिता देते हो तो ये मान के चलो कि ये पाठ आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर ये बात देखनी हो तो एक बार आपको वीडियो जरूर देख लेना और फिर इस पाठ को पूरी तरीके से समझना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा।